हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AJE। हम लोग जो है एससी एनालिसिस में अभी जो भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ उसको अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AJE को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो या AE एग्जाम हो या JEE एग्जाम हो उसके लिए ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लाया गया। ठीक है, हमारा आज अभी टॉपिक जो चल रहा है वो एसी एनालिसिस टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है पावर सिस्टम के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। पहले एसी एनालिसिस कंप्लीट कर ले, फिर पावर सिस्टम का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको। तो हम लोग चलिए अभी देखिए, ये सिलेबस का एनालिसिस है, एक बार आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप लोग को आंसर देना है। चलिए मैं पहला ही क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये सवाल देखिए एसएससी जेई में जो है ना इसी टाइप का सवाल जो है ना लोग छोड़ के आते हैं। होता है कि देखने में बहुत लेंथी लगेगा लेकिन बहुत आसान है। तो इसको आप लोग कमेंट करके आंसर में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको आपके लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए हमारा क्या बोल रहा है पहले सवाल में। एन RLC सीरीज सर्किट हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, इंडक्टेंस 2 हेनरी, व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल मेक द सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट देखने वाला है। सबसे पहला पॉइंट कि हमारा सर्किट RLC सर्किट है, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों का वैल्यू गिवन होगा। लेकिन यहाँ हमारा जो है यहाँ पे 2 ही वैल्यू गिवन है। R का वैल्यू गिवन है 10 ओम और L का वैल्यू गिवन है 2 हेनरी। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि हमारा व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसके लिए? हमारा सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाए उस चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे जीटा का और RLC का। जीटा इज इक्वल टू R/2 √C/L एक रिलेशन निकल के आता है। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, C का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये वैल्यू आता कहाँ से ये देखना है। सबसे पहले एक चीज हम लोग जानते हैं कि RLC सर्किट जो है उसके लिए अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखे सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो हमारा निकल के आता है 1/LC S² प्लस R/L S प्लस 1/LC। ये हमारा इक्वेशन है ट्रांसफर फंक्शन का। किसके लिए? RLC सर्किट के लिए। अब जो है इसको हम लोग क्या किससे कंपेयर करेंगे? इससे हम लोग जो है स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उससे कंपेयर करेंगे। उसका वैल्यू होता है ω_n² डिवाइडेड बाई S² प्लस 2 जीटा ω_ns प्लस ω_n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का है, ये हमारा RLC सर्किट के लिए है ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का है। यहीं से ये रिलेशन निकल के आता है जीटा इज इक्वल टू R/2 √C/L। एक और रिलेशन है क्वालिटी फैक्टर और जीटा के साथ। जीटा क्या है? डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर होता है। जीटा इज इक्वल टू 1/2 Q। Q क्या है? क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्या गिवन है कि हमारा सिस्टम जो है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। देखिए यहाँ पे डैम्पिंग के बारे में मेंशन है कि हमारा डैम्पिंग क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड मेंशन है। ठीक है, तो हमारा डैम्पिंग 3-4 टाइप का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। एक होता है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब क्या है? जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, अनडैम्प्ड यानी जीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। दूसरा होता है अंडरडैम्प्ड। इसमें हमारा जीटा का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तीसरा होता है हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड। इसमें हमारा जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक होता है हमारा ओवर डैम्प्ड। 4 टाइप के डैम्पिंग हम लोग सिस्टम में देते हैं। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में हमारा जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मेंशन है। C का वैल्यू पूछा है क्रिटिकली डैम्प्ड, यानी कि जीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। अब जीटा का वैल्यू 1 है यानी कि हम लोग 1 ले लेंगे जीटा का वैल्यू। R का वैल्यू हमारा गिवन है। R का वैल्यू हमारा 10 है और L का वैल्यू 2 है। R का वैल्यू 10 है, L का वैल्यू हमारा 2 है। पुट कर दिया फॉर्मूला में, तो यहां से हमारा C क्या निकल के आएगा? ठीक है, C इज इक्वल टू यहाँ पे 1/5 में होगा
2/25 आएगा। ये करके देखेंगे आप लोग तो 0.08 फैराडे आएगा। फैराड हमारा क्या होता है, कैपेसिटर का हमारा यूनिट होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जेईई एग्जाम के लिए माइनर चीज ही ना मिस्टेक होता है आदमी से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन 400 इंडक्टर इज 2 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। देखिए यहाँ पे जो है ना, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व एक ही मेथड से करेंगे, लेकिन पकड़ सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले इंडक्टर का हम लोग जो है ना फॉर्मूला लिखेंगे, V ऑफ L, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का जो वैल्यू होता है L di/dt। di/dt को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर पर सेकेंड। di/dt यहाँ पे अगर हम लोग लैंग्वेज से पकड़ लेंगे तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा 2 एम्पियर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग नहीं पकड़ पा रहे तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे कि di/dt का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है करंट का, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। यानी कि एम्पियर सेकेंड यूनिट है यहाँ पे भी और एम्पियर सेकेंड यूनिट यहाँ पे भी है। यानी कि ये 2 जो है ना वो किसका वैल्यू है, di/dt का। एक इससे भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर हम लैंग्वेज पकड़ लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो di/dt का वैल्यू गिवन है और एल का वैल्यू हमारा कितना है, 4 हेनरी, तो डायरेक्ट VL निकाल लेंगे। अगर लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर आप यूनिट से निकाल सकते हैं, 4 × 2 8 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हीट एंड ट्रायल से क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। एक बार क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। सोचेंगे ये भी आंसर हो सकता है, एक बार क्या करेंगे, 4/2 करेंगे 2 आएगा, ये भी ऑप्शन में गिवन है, तब कंफ्यूजन होने लगता है। अगर या 2 या 8 एक ही रहता तो आप लोग तो हीट एंड ट्रायल कर ही देंगे। जो नहीं पढ़े हुए, मैक्सिमम लोग तो ये सब चीज़ पढ़ के जाते हैं। होता क्या कि लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, भाषा समझने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ठीक है। अब जो है तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरे सवाल में बोल रहे हैं सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज फेड टू ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज आ रहा है कितना, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अब बोल रहा है कि राइट डाउन इट्स इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग IT से रिप्रेजेंट करते हैं AC एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज या करंट कुछ भी दे सकता था, यहाँ पे वोल्टेज का दिया है तो हम लोग वोल्टेज में रिलेशन लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का जो रिलेशन होता है VM sin ω t, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। अगर करंट में लिखना होता है तो I(f)t लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का Im sin ω t। अब जो है यहाँ पे देखिए नोन वैल्यू हमारे पास क्या है, और एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो 230 वोल्ट गिवन है ना, ये 230 वोल्ट जो है वो RMS का वैल्यू है, VRMS का वैल्यू होता है, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है तो VRMS का वैल्यू है, VRMS 230 वोल्ट गिवन है। और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 50 है, और फ्रीक्वेंसी है तो हमारा यहाँ पे देखिए गिवन है हमारा VRMS और फ्रीक्वेंसी। अगर कुछ मेंशन नहीं है, सप्लाई वोल्टेज है नॉर्मली, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये RMS वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन में आते हैं, किसका रिलेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। यहाँ पे हमारा VM जो होता है, यहाँ पे हमारा जो VM का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसको हम लोग और पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। VM तो पता चल गया। उसके बाद से जो है ओमेगा क्या होता है, इसमें ओमेगा हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट भी याद रखेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे ओमेगा, अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, 2πf। हम लोग यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे ओमेगा तो निकल जाएगा, ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा क्या निकल के आएगा हमारा, 315 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा तो निकल गया हमारा यहाँ पे एक चीज, लेकिन हमको यहाँ पे VM फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, VRMS गिवन है। अब देखिए साइनसॉइडल वोल्टेज अगर गिवन है RMS में, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन एक होता है VRMS
वी एम बाई रूट टू का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वी आर एम एस कितना गिवन है, वी आर एम एस हमारा गिवन है 230 वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई रूट टू। तो वी एम हमारा क्या निकल के आएगा, वी एम जो होगा 230 इंटू रूट टू, अप्रॉक्स ये 325 वोल्ट निकल के आएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे वी एम, ओमेगा निकल के आया, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी एम का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 325 साइन 315 टी, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, फाइनल आंसर जो है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम लग गया, नहीं तो 1 मिनट का क्वेश्चन। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, वी टी जो है ना वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी एम यानी कि रूट टू वी आर एम एस, साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ टी, यहीं से निकाल लेंगे सब चीज़, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किए तो थोड़ा सा टाइम लगा। अब आते हैं हम लोग जो है चौथे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें एक बोल रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर पूछा किसका, एसी सर्किट का, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो इम्पीडेंस ट्रायंगल, मतलब कि इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के, हमारा रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, इसके साथ रिलेशन है। यानी कि हम लोग को इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज करके पावर फैक्टर निकालना होगा यहाँ पर। देखिए पावर फैक्टर जो होता है क्या होता है, पावर फैक्टर ये बताता है कि किसी भी पावर लाइन का हम लोग कितना पावर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्टिव पावर में, वो हमारा पावर फैक्टर बताता है किसी भी सिस्टम का। तो हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर फैक्टर है हमारे किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो देखिए पावर फैक्टर जो होता है ना उसको हम लोग कॉस फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल से, पावर ट्रायंगल से कैसे भी निकालेंगे। तो अब देखिए एक रिलेशन होता है, नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं, 2 भाग में कर दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से देख, जैसे मेरा रेजिस्टेंस है किसी भी, अगर मान लीजिए आरएल सर्किट है हमारा, आरएल सर्किट है मान लीजिए हमारा, ठीक है, आर एक्सएल का वैल्यू है जे एक्सएल, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस के साथ फेजर आर होगा, आई के साथ होगा, ठीक है, आई और आर सेम पेज में होगा, यानी कि जो ड्रॉप होगा वी ऑफ आर वी ऑफ एल। अब देखिए ये भी है, हम लोग को पता है कि हमारा जो इम्पीडेंस, सॉरी हमारा जो वोल्टेज होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस, वो क्या करता है, लीड करता है। यानी कि अगर हमारा वी आर है तो ये हमारा वी एल हो जाएगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। अब देखिए यहाँ पे वी का जो वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो हमारा जो ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज। अब जो है ना इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्सएल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जेड होगा जाएगा। अब देखिए इस सर्किट में हमारा जेड का वैल्यू क्या होगा, आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। तो ये हमारा फाई हो जाएगा। मॉड जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, टेन फाई क्या आ जाएगा, एक्सएल बाई आर, ठीक है। कॉस फाई क्या निकल के आएगा हमारा, कॉस टेन इनवर्स एक्सएल बाई, ये सब मतलब लेंदी प्रोसेस है, उतना नहीं जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहीं पे आ रहे हैं, फाइनली हम लोग जो फाइंड आउट करना है वहां पे आ रहे हैं। अब देखिए आर पता है, एक्सएल पता है, कॉस फाई हमारा निकल के क्या आएगा, कॉस फाई हमारा निकल के आएगा आर बाई जेड। तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर, सिंपली कॉस फाई आर बाई जेड, ओके। वो हमारा आरएल सर्किट के लिए था रिलेशन, ये सब हमारा आरएल सर्किट के लिए था, इसको ध्यान में नहीं रखिए, ये ऐसे ही मैंने बता दिया, ओके। हम लोग को जो ध्यान में रखना है वो यहीं पे रखना है। अगर हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल दिया है तो हमारा पावर फैक्टर आर बाई जेड हो गया। लेकिन अगर हमारा पावर ट्रायंगल दिया है तो देखिए पावर ट्रायंगल में क्या होता है, पी क्यू रिएक्टिव पावर, और फिर ये हमारा हो जाता है एपेरेंट पावर एस, और यहाँ पे हम लोग को एंगल निकालना होता है फाई, जो कि हमारा कॉस फाई क्या निकल के आएगा यहाँ से पावर ट्रायंगल से, पी बाई एस, ठीक है। और हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल से क्या निकल के आया, आर बाई जेड। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए करेक्ट है।
इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर मान लीजिए यहाँ पे P बाई एस गिवन होता, अगर यहाँ पे Q बाई एस गिवन होता, यहाँ पे हमारा S बाई P गिवन होता, यहाँ पे हमारा S बाई Q गिवन होता, तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या क्या टिक करते हैं? ऑप्शन ए टिक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। देखिए यहाँ से एक और चीज़ समझ लेते हैं कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला जो होता है VRMS IRMS cos फाई, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS साइन फाई, और S जो होता है ना कॉम्प्लेक्स पावर P प्लस जे क्यू, मॉड X जो होता है ना पेरेंट पावर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा VRMS IRMS के बराबर निकल के आता है। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जो है अगर कॉस्ट थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो क्या निकल के आएगा? P बाई एस निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? इफ रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इंडक्टेंस इज 2 हेनरी इन RL सीरीज सर्किट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी। देखिए RL सीरीज सर्किट है, यहाँ पे एक ही R है और एक ही C है। ठीक है, B है, R है, L है, ये XL ले लीजिए। अब बोला है कि RL सीरीज सर्किट में हमको टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारा होता है वो L इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे बाई R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो है एक की जगह 2 भी रेजिस्टेंस हो सकता है, 3 भी रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस एक की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से हम फाइंड आउट करने का 2 मेथड है। अगर हमारा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेपरेट नहीं होता है तब हम लोग क्या करेंगे? लैप्लास का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। अगर सेपरेट हो जाता है तो सिंपली हमारा L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कर लेते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एक ही इंडक्टेंस और एक ही रेजिस्टेंस का वैल्यू है, L इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा 2, R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा 20, 1/10, यानी कि हमारा 0.1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट हो जाएगा इस सिस्टम का। ऑप्शन सी करेक्ट है। कुछ नहीं करना है। अगर हमारा यहाँ पे जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, 1 ओम, 4 हेनरी, 2 हेनरी सर्किट गिवन है। ठीक है, पुश द टाइम कांस्टेंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए इसमें हम लोग जो है ना, अगर इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से अगर, तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा इधर है, इंडक्टेंस हमारा इस साइड है, इंडक्टेंस हमारा इस साइड है, ठीक है, इंडक्टेंस हमारा इस साइड है और रेजिस्टेंस हमारा इस साइड है। तो यहाँ दोनों सेपरेबल है। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा? अब जो है ना, जहां से हम लोग सेपरेट होते थे वहां से हम क्या करंट फ्लो करा के देखते थे। यहाँ से हमारा करंट अगर फ्लो हो गया तो 1 ओम, उसके बाद से हमारा ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होके क्या बनेगा? 2 ओम पैरेलल होकर हमारा सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा 1 ओम का। अब फिर देखेंगे तो 1 ओम क्या हो गया? सीरीज में, यानी कि R इक्विवेलेंट 2 ओम निकल के आ गया। ये तो आपको पता है। यहाँ से हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो देखेंगे कि 4 हेनरी और 2 हेनरी क्या है? सीरीज में है। तो 2 इंडक्टेंस अगर सीरीज में है तो सिंपली हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू ऐड हो जाता है, तो 6 हेनरी हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट 3 सेकेंड। समझ में आया? L इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लेने का मतलब नहीं। तो जो नॉर्मली हमारा टाइम कांस्टेंट क्या लिखा रहता है? L बाई R, और RC सर्किट के लिए 1/RC शायद होता है ना। हाँ, अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ इन सर्किट RLC सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर जो है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमारा सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? XL ग्रेटर देन XC होगा, या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शंस XC XL के बराबर होगा, या फिर XC XL से छोटा होगा। पूछ रहा है कि RLC सीरीज सर्किट में अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले लेते हैं तो हमारा सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। अगर देखिए मोन डोमिनेंट कैपेसिटर होगा, XC अगर ग्रेटर देन XL होगा तो हमारा सर्किट जो है ना कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये हम लोग पढ़े हैं, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारा XL ग्रेटर देन XC है, यानी कि हमारा इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा हमारा पूरा ओवरऑल सर्किट। ठीक है, अगर XL इज इक्वल टू XC है तो हमारा रेजिस्टिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस बच जाएगा। सिंपल ही है, ये हम लोग
पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को पूछ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो हमारा सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। देखिए, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले अगर फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमारा सर्किट का बिहेवियर जो है ना वो कैपेसिटिव टाइप का होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है। अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा, एक्सी हमेशा बड़ा होगा एक्सएल से। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। कैपेसिटर में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लीड होता है, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। इंपीडेंस का वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल इंपीडेंस सिस्टम का क्या करेगा, इंपीडेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा 4 पॉइंट निकल के आएगा कैपेसिटिव सर्किट से, ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा यहाँ पे, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, सॉरी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी पूछे इसमें से आप लोग मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। मान लो पूछ ले पावर फैक्टर के ऊपर क्या होगा, तो लीडिंग होगा। इंपीडेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वैसे ही पता है आपको टोटल इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा है तो ओवरऑल इंपीडेंस तो हमारा कम ही होगा ना, बोलिए, क्योंकि एक्सी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सएल से। समझ में आ रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पे, शायद ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है ना, हाँ। अब लोग हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट साइनसॉइडल सॉरी द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट ऑफ ए साइनसॉइडल वैल्यू, पिक वैल्यू हमारा गिवन है, ठीक है, और एवरेज पूछ रहा है। पिक वैल्यू गिवन है, यानी कि आई एम का वैल्यू गिवन है। क्या पूछा है यहाँ पे, पिक वैल्यू है आई एम, पूछा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू करंट का, ठीक है, आई का। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2Im/π होता है, ठीक है, यानी कि 2Im/π हमारा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक टेबल बना लेते हैं। हम लोग जो है एक टेबल बना लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना ले रहे हैं। मैं इस साइड ही लिखूंगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेना है। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को लिख लेंगे। टेबल याद रखने से क्या होगा ना कि सब चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। टेबल इंपॉर्टेंट है। किसी भी कभी आरएमएस पिक वैल्यू बोलेगा तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ सिस्टम हो सकता है। उसके बाद से हमारा क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू का सबसे पहले, फिर क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू, फिर क्या निकालना, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बाई एवरेज वैल्यू। पिक फैक्टर क्या होता है, पिक वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर ये सब पूछ देता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है और एक एक पॉइंट का है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है साइनसॉइडल वेव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वी आरएमएस क्या होगा, Vm/√2, यानी कि 0.707। एवरेज वैल्यू क्या होगा, 2Vm/π या 2Im/π, 0.636, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या निकल के आएगा, 1.11। पीक फैक्टर क्या निकल के आएगा, √2। इतना याद रखेंगे साइनसॉइडल के लिए। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, 0.707। पीक फैक्टर क्या होगा, अब आते हैं हाफ वेव के लिए। हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगा, Vm/2 यानी कि 0.5। एवरेज वैल्यू क्या होगा, Vm/π यानी कि
318 सीधे हाफ कर देंगे, 2 हट गया ना। फुल वेव के लिए क्या होता है एवरेज वैल्यू 2 Vm/π और हाफ वेव के लिए क्या होगा Vm/π। फॉर्म फैक्टर क्या निकल के आएगा 1.57। पिक फैक्टर क्या निकल के आएगा √4 बोलिए या 2 बोलिए, ठीक है। अब आता है हमारा हाफ वेव हो गया, फुल वेव आता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फुल वेव के लिए। फुल वेव में हमारा जो है RMS वैल्यू क्या निकल के आएगा 0.707। सेम हमारा साइनसॉइडल वाला सारा वैल्यू यहाँ पे सेम ही होगा 1.11 √2। सेम होगा साइनसॉइडल का बोले या फुल वेव का बोले सेम ही होगा। अब हम लोग लिखेंगे किसका रेक्टेंगुलर वेव का, रेक्टेंगुलर वेव का, एंगुलर वेव का, ठीक है। रेक्टेंगुलर रेक्ट एंगुलर का, ठीक है। अब बताइए RMS वैल्यू क्या होगा रेक्टेंगुलर वेव का 1 होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा 1 होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1 होगा, पिक फैक्टर क्या होगा 1 होगा। अब जो है हमारा लास्ट बच रहा है क्या पिक, सॉरी ट्रायंगुलर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को यही याद नहीं रहता है ट्रायंगुलर का। RMS वैल्यू क्या होगा 0.578, एवरेज वैल्यू क्या होगा 0.5, 1.16 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये टेबल याद रखेंगे, आपका जो है सब चीज सही रहेगा, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है ना एसी एनालिसिस का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का। और देखिए सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और हम लोग अब पावर सिस्टम का सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।